चीज़ है, ये 3 टाइप के कैटेगरी वाइज बांटा गया। प्रॉब्लम ये थी कि मनुष्य के अलावा अगर हम जानवर की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में देखा गया कि वह गुण जो है खाने पीने का या पोषण का थोड़ा अलग अलग था। लोगों का खाने का पसंद जो था वो अलग था। तो अभी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि परपोषी जो होते हैं वो 3 टाइप में हैं। एक आपका मृतजीवी, एक परजीवी और एक प्राणी संपोषी। हम लोग बात करेंगे कि मृतजीवी किसको कहना चाहिए। तो मृतजीवी में जैसा कि नाम है मृतजीवी, मृत मतलब मरा हुआ, तो मरा हुआ कोई जिंदा थोड़ी रह सकता है। तो इसका मतलब मृतजीवी का थोड़ा सा मतलब अलग होगा। मतलब ये कि कोई ऐसा जीव जो मरे हुए चीज़ों को खाता हो। समझ में आया? अब वो मरा हुआ चीज़ क्या हो सकता है, तो आप ध्यान में रखें कि मरा हुआ चीज़ किसी जानवर की भी बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि कोई जानवर मरा हो, लेकिन हम निर्जीव पदार्थों को भी, जैसे कोई सड़ा गला चीज़ है, सड़ गया है, गल गया है एकदम, और वैसे चीज़ों को भी कोई ऐसा जीव है जो खा रहा है, ठीक है। तो हम उस आधार पर, अब जैसे देखिए, वैसा जीव जो मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता हो, मतलब मरा हुआ जीव है और उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, या फिर सड़ा गला कोई चीज़ है उससे भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग उस जीव को नाम दिए हैं क्या चीज़? मृतजीवी। और इस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब आपको सबसे खास एग्जाम्पल मैं जीवाणु या कवक का एग्जाम्पल देखो। कवक क्या है? एक समूह का नाम है। कवक में आपका बहुत सारा चीज़ आता है, 9th में पढ़ने को मिला होगा, पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कवक में ही, कवक में आप अमरबेल का पत्ता ले लीजिए या फिर मशरूम ले लीजिए। आप हमें बताइए, मशरूम को भोजन कहाँ से मिलता है? क्या सूर्य का प्रकाश देता है? कौन देता है? सड़ा गला, जैसे कि गोबर। तो गोबर क्या है? कोई जीव है? नहीं है, लेकिन सड़ा गला हुआ पदार्थ है। और उससे एनर्जी, मतलब भोजन कौन लिया, एनर्जी कौन लिया? मशरूम। तो कवक में बहुत सारा मशरूम भी आ जाएगा, अमरबेल का पत्ता भी आ जाएगा। तो सड़े गले हुए चीज़ से ये प्राप्त किया। इसके अलावा आप अमरबेल का पत्ता देख लीजिए। तो अमरबेल का पत्ता जो है वो किससे प्राप्त करता है? वो किसी पौधा से ही प्राप्त करता है, पेड़ पौधा से ही प्राप्त करता है। लेकिन एक और चीज़, तो अच्छा, पेड़ पौधा से प्राप्त करेगा तब तो वो जिंदा हो जाएगा ना, तो ये अमरबेल इसमें नहीं आएगा। समझ में आया? लेकिन जीवाणु का बात करें, बैक्टीरिया का बात करें, तो बैक्टीरिया मरे हुए चीज़ों पर बैठ भी जाए तो उससे भी उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। अब बैक्टीरिया तो हर जगह है, हम लोग के शरीर पर भी है, हवा में है, मिट्टी में है। मिट्टी में ही बैक्टीरिया कितना रहता है? मिट्टी में, उससे भी ऊर्जा इनको मिल जाती है, भोजन मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कवक है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ है, कुछ प्रोटोजोआ, सारे प्रोटोजोआ नहीं है, कुछ जीवाणु है। ये सारे के सारे, अब इसमें आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है कि मृतजीवी का उदाहरण इसमें से कौन है। तो आपको याद रखना है कवक, ईस्ट, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ क्या है? जीवाणु। ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो मृतजीवी हैं, मरे हुए चीज़ों से या सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं। अब दूसरा टाइप आपका परजीवी। अब परजीवी किसको कहना चाहिए? तो वैसा जीव जो दूसरे जीवित शरीर पर निर्भर हो। अब आप जीवित शरीर का बात हो गया, पहले मृत शरीर का बात था। मृत कोई चीज़ है, उससे भोजन प्राप्त हो रहा था। अब कोई जिंदा है, जैसे अब हम लोग अपनी बात करें, हम लोगों के शरीर पर मच्छर बैठ करके, है ना, हमारे शरीर से भोजन वो प्राप्त करता है, यानी वो हमारे शरीर पर निर्भर है। कौन? मच्छर। तो हम लोग अब हमेशा याद रखेंगे परजीवी शब्द, पर माने दूसरे, माने कहने का मतलब है कि दूसरा जीव जो जिंदा है और उस पर ये निर्भर है कोई दूसरा जीव, जैसे कि मच्छर हो गया। अच्छा, मच्छर के अलावा आपको अब इसमें एक बात सवाल पूछता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि उसे परजीवी कहते हैं। एवं जीवित शरीर को क्या कहा जाता है? परपोषी। परपोषी शब्द समझना बहुत ज़रूरी है। मच्छर और मानव शरीर में
मच्छर काटता है मानव शरीर को, तो मच्छर कहलाएगा परजीवी, तो मानव शरीर क्या कहलाएगा? परपोषी। ये बात जरूर याद रखिएगा, परपोषी और परजीवी में फ़र्क क्या होता है। आपसे कोई पूछे, सवाल ही आ जाए कि परजीवी और परपोषी में अंतर बताएं। हाँ हाँ, तो वो क्या है? परपोषी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अमरबेल का पत्ता वो परजीवी है कि मृतजीवी है? क्यों परजीवी है? दूसरे पर निर्भर रहता है और वो जीवित रहता है कि मरा हुआ? अब सूखा पेड़ पर वो होगा नहीं। ठीक है, समझ में आया। तब उसमें परपोषी कौन होगा? अच्छा, तो इस पोषण का नाम है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण मतलब परजीवी जिस बेसिस पर ये पोषण अपना कर रहा है तो वो परजीवी पोषण हो गया। अब परजीवी के कुछ उदाहरण हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अमरबेल, मच्छर, गोल कृमि, फीता कृमि, जोक। आप अमरबेल तो जानते ही हो, मच्छर जानते हो, गोल कृमि नहीं जानते। गोल कृमि और फीता कृमि में आप ये समझते हो, जोक भी जानते हो, कृमि समझते हो, कीड़ा समझते हो। जैसे मनुष्य के शरीर में भी पेट में कीड़ा होता है, तो कीड़ा का दवाई खाया जाता है, तो वही कीड़ा के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कृमि। ये जो गोल कृमि है यही हमारे पेट में कभी कभी बचपन में जो होता है, अगर खाना पीना सही ढंग से ना हो, पौष्टिक आहार न मिले, तो हमारे पेट में जो है कृमि बनने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि कीड़ा बनने लगते हैं, ये गोल कृमि। और फीता कृमि आँख में जब कीचड़ होता है ना, जैसे कि आप बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कभी कभी हम लोग के आँख में भी कीचड़ होता है। फीता कृमि कोई बात नहीं, फीता कृमि। तो फीता कृमि आँख में से जो कीचड़ जैसा निकलता है ना, तो वो फीता कृमि है। वो भी कीड़ा ही है जो मरा हुआ बाहर आता है, अंदर पहले रहता है तो वो क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो आँख उसको देखो, हमारा आँख जो होता है ना वो खुद रक्षा करता है अपना। ठीक है, नहीं अच्छा है, वेरी गुड। नालायक सोनिया यही बात पर ध्यान दे रहा है कि कौन का लिखलक। जोक समझता है ना, जोक। चलो, प्राणी संपोषी, इसमें आ जाएंगे हम लोग। वैसा जीव जो ठोस कार्बनिक पदार्थ। अब ठोस कार्बनिक पदार्थ क्या है? जो हम लोग भोजन करते हैं वही ठोस कार्बनिक पदार्थ है। जैसे हम लोग दाल चावल जो भी खाते हैं उसमें कार्बन मटेरियल ज़रूर होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर है तो कार्बन ज़रूर है। ठीक है, तो ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हो। तो जितना भी हम लोग भोजन करते हैं लगभग ठोस कार्बनिक पदार्थ ही होता है। आलू का सब्जी या फिर दाल या चावल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इससे भोजन हम ही लोग ना प्राप्त करते हैं। तो बताओ हम लोग किस में आ गए? प्राणी संपोषी में। अगर हम कहें कि मनुष्य जो है, कहने का मतलब है कि परजीवी है कि नहीं है? परजीवी है? दूसरे पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? अभी हम परजीवी के बारे में आपको पढ़ाए हैं ना। परजीवी के बारे में तो अभी हमने बताया कि परजीवी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जीवित शरीर पर। हम लोग भोजन कोई जिंदा भोजन चीज़ है, जीव है। नहीं, उसके लिए देखो हमने यही बताया कि हम लोग ठोस कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या हैं? प्राणी संपोषी हैं। समझ में आया? हम लोग परजीवी नहीं, प्राणी संपोषी हैं। हम किसी के लिए परपोषी हो सकते हैं। मच्छर के लिए हम लोग क्या हो सकते हैं? परपोषी हो सकते हैं, लेकिन है तो प्राणी संपोषी है, क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ठोस कार्बनिक पदार्थ। क्लियर हुआ? तो उसे क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषी। अब कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? ठोस कार्बनिक पदार्थ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए आपको कि रोटी, दाल, चावल, ये सब क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ है, इसमें मिलता है। और इस पोषण का नाम क्या है? प्राणी संपोषण। ठीक है, अब प्राणी संपोषी के कुछ उदाहरण आप देख सकते हो।
पहला बात कि सबसे पहले हम लोग हो गए यानी कि मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, मछली, ये सब चीज़ें जो भोजन करती हैं उनको प्रायः कार्बनिक पदार्थ ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब देखो मछली को आटा फेंक दो थोड़ा थोड़ा, खूब मज़े से खाएगा, ठीक है। तो वो पानी में भी या इधर उधर कंकड़ में भी इस तरह का चीज़ खोजता रहता है, जब उसको मिलता है तो अपना वो पालन पोषण ऐसे ही करता है। अमीबा भी है जो तालाबों में या अलग अलग जगहों पर बहुत छोटा कोशिका होता है, बहुत छोटा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। तो इसका तो मुँह नहीं रहता है कि इधर मुँह है, पते नहीं चलता है, समझ में आया। आकार भी फिक्स नहीं है इसका। तो ये सब भी जो है आपको, ये पैरामीशियम है, मछली है, ये सब चीज़, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ समझ में आ गया। अब आपको मेन जो टॉपिक पढ़ना है वो चीज़ है पोषण में, पेड़ पौधे का पोषण कैसे होता है। हमारा अगला जो अब टॉपिक है सबसे मेन कि पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है। तो पोषण समझने के लिए आप पहले समझिए कि पेड़ पौधों में किस तरह का पोषण होता है। स्वपोषी क्यों होता है? ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, एक तो बात ये क्लियर है। दूसरा चीज़ कि भोजन बनाते हैं तो उनको ज़रूरत होती है प्रकाश की, तो यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और पोषण होता है स्वपोषी, ठीक है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये भोजन पेड़ पौधे बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण समझने के लिए आप यहाँ पर पहले आप फिगर में देखिए कि ये मान के चलिए हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ में आप अच्छे से देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझिए। पेड़ जब भी बड़ा हो रहा होता है तो पेड़ में सबसे पहले जड़ डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब जड़ से धीरे धीरे आपका ये ऊपर आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए होता क्या है, जड़ क्या करता है, जड़ में अंदर कुछ कोशिकाएं और कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब कोशिका झिल्ली क्या करता है कि अगर उसके टच में पानी आ जाए या पानी में फेंटाया हुआ कुछ और भी चीज़ आ जाए, जैसे मिट्टी में अगर तुमसे ये कहा जाए कि मिट्टी ले लो थोड़ा सा और उसमें पानी मिला दो, पानी सान दो एकदम मिट्टी को, और अब हम तुमसे कहें कि उस मिट्टी में से वो पानी निकाल के बताओ, पूरा एकदम साफ साफ पानी, वही पानी चाहिए हमको, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए मुझे उसको गर्म करना होगा, वाष्पन करना होगा, ये सारे प्रोसेस करने होंगे, लेकिन हाँ फिल्टर करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जड़ में भी कोशिका झिल्ली का काम होता है कि वो पानी और या मिट्टी में पानी मिला हुआ है या पानी में कुछ और चीज़, नमक भी मिला हुआ है, कुछ भी चीज़ मिला हुआ है, तो वो क्या करता है ना कि पानी को अपने में से सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है और खाली किसको पार करने देता है? पानी को। समझ में आया? तो जड़ में ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं या कोशिका झिल्ली पाया जाता है, उसने क्या किया, उसमें से पानी निकाल लिया मिट्टी में से चारों तरफ से, ठीक है। जो जो उसको आसपास मिट्टी में सांद्रता थोड़ा सा मिला, ऐसा लगा कि यार इधर पानी है, तो पानी को चूस लिया, एकदम चूसने का काम करता है, ठीक है। तो पानी को जब ये चूसा तो इस प्रोसेस का नाम है परासरण। अगर आपसे कोई कहे कि परासरण क्या है भाई, तो सीधी सीधी सी बात है हाँ कि पेड़ का जड़ जो क्या करता है, या आप ऐसे समझते हो कि जहाँ पे पानी की मात्रा किसी पदार्थ में मिली हुई है तो उसमें से पानी निकल करके बाकी सब चीज़ ब्लॉक हो जाए, अब बाकी पानी जो है दूसरे तरफ एक तरफ चला जाए, छना करके एकदम एक तरह से फिल्टर हो करके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? परासरण। समझ में आ गया? तो परासरण विधि द्वारा जड़ क्या प्राप्त करता है? पानी। और क्या करता है? ये पानी जो है भेज देता है ऊपर, है ना, जाइलम द्वारा। हाँ, जाइलम और फ्लोएम आप पढ़े होंगे। तो पानी तो भाई चल दिया पूरे सबके पास पहुंचाने, एकदम एक तरह से समझो कि सबकी चिट्ठी यहाँ पे आ गई है और सबके पास चिट्ठी पहुँचने के लिए जो है रिपोर्टर जो है यहाँ से जो भी है डाकिया वाला, वो चल दिया रास्ते के थ्रू, सबके पास थोड़ा थोड़ा करके सबके पास जा रहा है। भाई सबके पास पानी पहुँच गया, ठीक है, पत्ती के पास भी पानी पहुँच गया है, सब जगह पहुँच गया है। तब तक सूर्य जो है अपना लाइट दिया, प्रकाश दिया,
तो सूर्य से जब प्रकाश मिला तो अब ये प्रकाश की ऊर्जा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि इतने सारे चीज़ें हैं, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसकी ऊर्जा को खपत कर पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा। तो उसमें एक ईश्वर ने, देखो ईश्वर का करिश्मा, एक ऐसा चीज़ बनाया कि वो बर्दाश्त कर सकता है। तो पेड़ में जो पत्ता होता है ना, पत्ता, उस पत्ते के अंदर कोशिकाओं के आसपास मतलब हरे कलर का एक बड़ा एक इतना अच्छा चीज़ हरा कलर का पाया जाता है, एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम दे रखे हैं, ठीक है। हरा हरा छोटा छोटा बहुत सारा चीज़, वो चीज़ मुझे मतलब दूर से देखने पर सब हरा ही दिखता है, ठीक है। तो वो सब किसका असर है? क्लोरोफिल का। और ये जहाँ रुक रहता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल रहता है पत्ते में, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है कि प्रकाश की ऊर्जा को अपने में ले लेता है। समझ में आया? तो आपको ये भी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। एक और बात याद रखना, क्लोरोफिल में एगो धातु पाया जाता है मैग्नीशियम, याद रखना। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और इसके अलावा एनर्जी जो अवशोषित करने का काम करता है प्रकाश का, वो कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लियर हुआ? अच्छा, क्लोरोफिल तक क्या पहुंच गया है? पानी। ये पानी यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो ऊर्जा इसको भी मिलने लगती है प्रकाश की। अब प्रकाश की जब ऊर्जा पानी को मिलने लगेगी तो जाहिर सी बात है, कोई भी पदार्थ को अगर एनर्जी मिलने लगे, आप पानी को गर्म करते हो तो पानी तो गर्म होकर के गैस बनने लगता है, भाप बनने लगता है। लेकिन गैस को ही अगर खूब गर्म करोगे तो कुछ देर के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही अलग हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसको प्रकाश की ऊर्जा जब मिलने लगती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाते हैं। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि एनर्जी H2O को मिला। तो H2O को मिला तो ये बताओ पहले कौन सी ऊर्जा थी? प्रकाश ऊर्जा। अब ऊर्जा मिल गई किस चीज़ को? H2O और क्लोरोफिल को मिला। तो ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ हुए। H2O क्या है? रासायनिक पदार्थ हो गया हमारे लिए। तो बताओ कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गई? प्रकाश ऊर्जा बदल गई रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आया? तो प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में हुआ? यस। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। कोई दिक्कत इसमें? रासायनिक ऊर्जा का असर किस पर होता है? H2O पर। H2O में क्या होता है? O अलग हो जाता है और H2 अलग, ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग। बोलो क्लियर हुआ बात? अच्छा, अब देखो क्या होता है। वायुमंडल में, हवा में, चारों तरफ हवा में है, हवा में एक गैस पाया जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये CO2 भी जो है वहाँ पे पहुँच जाता है पत्ती के पास, है ना। और वहाँ जब पहुँच जाता है तो क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जाके जुड़ने लगता है। समझ में आया? और ये जब मिलने लगता है, देख तो कार्बन हो गया और ऑक्सीजन इस कार्बन के पास है नहीं है, कहाँ जुड़ गया जाके उसमें? हाइड्रोजन। तो एगो कार्बन, एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ों का मिश्रण हो गया। इनके मिलने से बन गया ग्लूकोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? C6H12 और O6 बोलते हैं ना, C6H12 O6, यही बोलते हैं। तो ये बन गया क्या चीज़? ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे बनता है ये बात समझ में आया? अच्छा, तो ये सारा जो प्रोसेस जो ग्लूकोज बना, यही ग्लूकोज इस पेड़ का क्या है? खाना है, भोजन है इसका। समझ में आया? जो अपने में स्टोर करते जाएगा, जिससे उस वृद्धि उसकी होती जाएगी, यही इसका भोजन है। लेकिन बाकी चीज़ इसके पास जो एक्स्ट्रा है, जो खाना नहीं है, वो कौन चीज़? ऑक्सीजन। वो तो नहीं जुड़ा ना उसमें। H2 इसका CO2 वो रहा तो वो हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन को तो वो सेपरेट कर दिया, तो वो पेड़ से बाहर निकल गया। और वो बाहर निकल गया तो वो किसको मिला? वो हम लोग को, जो हमारे लिए जीवनदायी नहीं है। देखो कितना इंटरेस्टिंग, जिसको जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वो हमारे लिए जीवनदायी नहीं है। समझ में आया? पेड़ ने अपना भोजन बनाया तो कार्बन को पचाया, हाइड्रोजन को पचाया, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ दिया और हम जिंदा हैं।
अगर वो भी पचा जाता तो एक दिन ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता। हाँ, ख़त्म हो जाता है, हम लोग का अस्तित्व होता ही नहीं। ये बात समझ में आया? सो ये जो प्रोसेस था, इस चीज़ को देखिए हमने यहाँ पे दर्शाया है कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि पेड़ पौधों में उसका जड़ क्या करता है, परासरण द्वारा H2O, मतलब परासरण विधि हुआ जड़, और क्या प्राप्त किया, H2O। वायुमंडल से क्या, CO2। कौन, पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 प्राप्त करता है और परासरण द्वारा जड़ से क्या प्राप्त करता है, H2O। सूर्य से क्या प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त कर पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल से मिलकर पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन। जब तक क्लोरोफिल के पास ही नहीं जाएंगे भोजन नहीं बनेगा। मेन रसोईया तो वही है, रसोई घर में रसोईया कौन है, क्लोरोफिल। उसके पास ये सब गए तब खाना बनना शुरू हुआ और क्या तैयार हुआ, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। समझ में आया? और इस प्रक्रिया ग्लूकोज बनता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब इसे केमिस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले 6 को छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आया, H2O जड़ से आया परासरण द्वारा, ये दोनों मिले, यही ना दोनों मिलते हैं। लेकिन इन्हें मिलने के लिए सबसे पहले सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्योंकि H2O को ये तोड़ेगा, ये H2O को तोड़ेगा सूर्य प्रकाश। और क्लोरोफिल क्या करेगा कि जो ये सूर्य की जो ऊर्जा है ना, ये ट्रांसफ़र करेगा किस चीज़ में, रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि देखो ये एनर्जी डायरेक्ट इसको नहीं मिलेगी, सूर्य का जो ऊर्जा है वो H2O को डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। H2O को तोड़ने के लिए सूर्य अपना प्रकाश पहले किसको दिया, और क्लोरोफिल आराम से एनर्जी किसको प्रोवाइड किया, H2O को। तब जा कर के ये दोनों मिले तो बना क्या, ग्लूकोज। और साथ में क्या निकला, O2, और साथ में और चीज़ निकलता है, या क्या चीज़, ऊर्जा। समझ में आया? अब ये चीज़ें जो हुई इसको संतुलित करना हो तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए हैं, 6 लिख करके संतुलित कर लिए हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण था। प्रकाश संश्लेषण पूरा समझ में आ गया? अच्छा, अब एक सवाल लघु तरीके में आता है 2 नंबर के लिए। बाउंस नहीं न कर रहे कुछ हो, मतलब सारी बातें समझ में आ रही है। एक सवाल आता है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री एवं उसके स्रोतों के नाम लिखें। कच्ची सामग्री हम उसे बोलेंगे जो भोजन बनाने के लिए हमें ज़रूरी। अब अच्छा बताओ, सब्जी बनाने के लिए तुम सब्जी कैसे बनाते हो, घर माने बना बनाया ही सब्जी मार्केट में मिलता है क्या, नहीं, पहले कच्चा सामान लाते हो, आलू कच्चा लाते हो, भिंडी कच्चा लाते हो, सब कुछ कच्चा ही, और तब ना उसको बनाते हो बढ़िया से, तब पकता है वो। तो वैसे ही कच्चा सामान हमारे लिए क्या हो गया, जल, और क्या हो गया, CO2, और क्या, प्रकाश, और क्या हो गया, क्लोरीन। ये चारों मिलेंगे तब तो बनेगा। और इनका स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है, जड़ से मिलता है जल परासरण द्वारा, वायुमंडल से क्या मिलता है, CO2, सूर्य से क्या मिलता है, प्रकाश, और पत्ती से क्या मिलता है, क्लोरोफिल। जिसका सारा पत्तिये तोड़ दोगे तो क्या बचेगा, क्लोरोफिल बचेगा उसमें। समझ में आया? नहीं, फिर से वो बनाने का निर्माण करेगा, कोशिश करेगा। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कच्ची सामग्री और स्रोत का मतलब क्या है। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट